हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुरेंद्र वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर जितने भी छोटे छोटे अपराध थे महिलाओं तथा बालकों पर होने वाले, उन सभी अपराधों के बारे में, उन सभी कानूनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो अपराध की दुनिया का भारत का सबसे बड़ा कानून है, उस कानून के बारे में जिक्र करने वाले हैं और उस कानून का नाम है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता नाम तो सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा भाई, आईपीसी। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर काफ़ी दिन हो गए आप क्लास नहीं लगा पा रहे हो। भाई कुछ तो तबीयत खराब थी और कुछ अन्य मामलों में बिजी था कि टाइम ही नहीं मिल पाया क्लास लगाने का। लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं, आज के बाद रेगुलर आपकी क्लासेज लगेगी ही लगेगी, चाहे आधे घंटे की भी क्लास लगे, लेकिन डेली एक क्लास अपलोड की ही जाएगी आपके लिए। जो फेवरेट सब्जेक्ट आपका होगा, फेवरेट टॉपिक होगा, उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई क्लास जरूर आपको मिलने वाली है। दूसरी बात, भारतीय दंड संहिता के बारे में हम क्लास लगाने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है लगभग कंप्लीट हो चुका है, केवल भारतीय दंड संहिता की 2 क्लासेज हमारे पास बची हैं। उसके बाद हमारा जो महिला तथा बाल अपराध का टॉपिक था कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस होने के बाद में हर टॉपिक का जितने भी हमने एक्ट किए हैं, 11 एक्ट छोटे हम कर चुके हैं, 12वां ये बहुत बड़ा एक्ट हम करने वाले हैं। इस एक्ट के अंदर था पहले वाले एक्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं या जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं। तो निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी मुकम्मल होने वाली है और इसमें से 10 में से 10 नंबर आपके आने वाले हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा जो भी आपके साथी, आपके दोस्त, आपके मित्र, बंधु एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की, उन साथियों तक भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सके। दूसरा, मैं हर बार आपको कहता हूं, आज फिर मैं आपको कहूंगा, यदि आप इन क्लासेस का फायदा रियल में उठाना चाहते हो, क्लासों को सीरियसली लीजिए, सीरियसली क्लासों को अटेंड कीजिए, तथा साथ ही साथ पेपर और पेन लेके आप जो कुछ भी मैं इस पैनल के ऊपर लिखता जा रहा हूं या जो कुछ भी मैं बोलता जा रहा हूं, आप उनको अच्छे से नोट कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। एक बार मेरे साथ पढ़ लोगे, 1 या 2 बार आप रिविजन कर लोगे, 10 में से 10 नंबर आपको आने से कोई रोक ही नहीं सकता। किसी भी सूरत में आप नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं वापस इसी के ऊपर, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत के अंदर अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा कानून जो है उसका नाम क्या है? भारतीय दंड संहिता। कब का कानून है? 1860 का कानून है, मतलब बहुत पुराना कानून है। ऐसा कोई भी अपराध जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है और ऐसा कोई भी अपराध जो आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा, उस अपराध के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। उस अपराध के बारे में भी यहाँ परिभाषा दी गई है, सजा दी गई है। मतलब कानून की दुनिया का बादशाह है हमारे पास, यह अपराध की दुनिया का बादशाह है। कौन सा कानून? भारतीय दंड संहिता। कब का कानून है? 1860 का कानून है। पूछ लिया जाता है कानून कब का है? 1860 का है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में ये पूरे भारत में लागू है। वर्तमान में पूरे भारत में लागू है। भाई पहले आपको पता है, जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू थी, तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के बनाए हुए कानून लागू नहीं हुआ करते थे। उनके खुद के कानून हुआ करते थे, रणवीर कोड संहिता उनकी हुआ करती थी जो वहां पे लागू हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निष्क्रिय किया गया है, जम्मू कश्मीर का बंटवारा किया गया है, उसे विशेष राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसके बाद से भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हर कानून कहां पर लागू हो रहे हैं? भाई जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू हो रहे हैं। तो बेझिझक अब ये कानून पूरे भारत के ऊपर लागू है। लागू हुआ कब था? 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। और यदि कुल धाराओं की बात करता हूं तो इस एक्ट के अंदर बहुत बड़ा एक्ट है भाई, मैंने जैसे आपको बताया मेजर एक्ट है हमारा, सबसे बड़ा एक्ट है अपराध की दुनिया का। तो कुल धाराएं जिसके अंदर है 511 धाराएं हैं। 511 धाराएं सुन के सदमा मत खा जाना, हमारे लिए 511 की 511 धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। हम केवल इन धाराओं में से उन धाराओं की चर्चा करेंगे जो महिलाओं तथा बालकों पे होने वाले अपराध के बारे में वर्णन करती हैं। तो ऐसी मुश्किल से 20 से 22 धाराएं हैं जो महिला तथा बाल अपराध से संबंधित हैं, और हम हमारी इस क्लास के अंदर या अगली क्लास के अंदर केवल इन्हीं 20 या 22 धाराओं के बारे में चर्चा करेंगे और धाराओं के बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अब तक हमने जितने 11 एक्ट किए हैं, उन 11 एक्ट को यदि हम बराबर रखें और अकेले आईपीसी को बराबर रखें तो आपके एग्जाम के अंदर दोनों की वेटेज बराबर होगी। एक
तरफ अकेला आईपीसी, एक तरफ अकेले वो सारे के सारे 11 एक्ट। तो यदि ये आपने 2 या 3 क्लासेज जो भी होंगी इनको सीरियसली ले लिया तो आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपको मिले। तो आप इनको बड़े ही ध्यान से देखना, 2-3 क्लासेस को बड़े ही सीरियसली अटेंड करना, और छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात, अब तक मैंने आपको जितने भी एक्ट बताए हैं, हर एक्ट के अंदर मैंने आपसे एक बात कही है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ना, ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पनिशमेंट वाला सेक्शन है, सजाएं जो है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल आप सेक्शन का नाम याद कर लेना, सेक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है वो याद कर लेना, सेक्शन का नंबर क्या है वो याद कर लेना, आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन मैं आईपीसी के जितने भी हम सेक्शन करने वाले हैं उनके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप थोड़ा सा डीपली भी पढ़ना। सेकंड थिंग, आप इनके अंदर पनिशमेंट भी याद करना, सजा भी याद करना। यदि आप सजा याद नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि एग्जाम के अंदर आपको एक आधा क्वेश्चन सजा से मिलने वाला है। तो आईपीसी पढ़ते टाइम ध्यान रखना, थोड़ा डीपली हम पढ़ेंगे, और सजा वाले सेक्शन को भी आपने याद रखना है, उसको स्किप मत करना, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा हम आइडिया लगा सकते हैं, पूछना उसने है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं हम हर एक उस पॉइंट को कवर करना चाहते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर आने वाला कोई भी क्वेश्चन हमें ये न कहे कि मैं तो आ गया, तेने मुझे पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो हम हर एक क्वेश्चन की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं। महिला तथा बाल अपराध के बारे में यदि चर्चा करें तो आईपीसी में सबसे पहले जिस सेक्शन का जिक्र हमारे माइंड के अंदर आता है, चर्चा हमारे माइंड के अंदर आती है, उस सेक्शन का नाम है धारा 354। धारा 354 क्या कहती है? स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग। मेरे साथ साथ लिखते जाना, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354। देखिए, कानून जो है ना, कानून केवल शब्दों का खेल है। शब्दों के द्वारा ही कानून को याद रखा जा सकता है, कानून समझा जाएगा, सब कुछ समझा जाएगा, लेकिन दो धाराओं के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम केवल शब्दों के माध्यम से ही याद रख सकते हैं। तो जो भी शब्द यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वो शब्द आपको एज इट इज याद होने चाहिए। इस सेक्शन के अंदर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, 3 शब्द हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला है लज्जा भंग करने के लिए, दूसरा है या तो हमला किया जाएगा या क्या किया जाएगा भाई, आपराधिक बल का उपयोग किया जाएगा। लज्जा भंग करने का मतलब है कि स्त्री का जो भी इज्जत है उस इज्जत को किसी भी तरह से उछालना, हम कह देते हैं ना कि उसने इज्जत उतार दी, जो हम कहते हैं ना, सेम वही बात है। स्त्री की लज्जा भंग करने का मतलब यही है कि स्त्री की इज्जत को नुकसान पहुंचाना। कैसे नुकसान पहुंचाना? या तो स्त्री के ऊपर हमला करके या स्त्री के ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक बल का उपयोग करके। अब हमला क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है? हमला होता है आपके हाव भाव से, आपके गेस्चर से, आपके पोजीशन से पता चलता है कि आप हमला करने वाले हो। जैसे आपने किसी के ऊपर थप्पड़ ताना, इसका मतलब क्या है, आप उसे मारने वाले हो, उसे कहते हैं आपने किसी पे क्या किया है, हमला किया। आपने किसी पे बंदूक तान ली, मारी नहीं है अभी, बंदूक तानी है आपने केवल, उसको हम क्या कहते हैं, आपने उस पर क्या किया है भाई, हमला किया है। आपके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि आप उस पर अटैक करने वाले हो, उसे हम हमला कहते हैं। आपराधिक बल का उपयोग क्या कहता है? आपने थप्पड़ ताना, ये तो हमला करना था, थप्पड़ मार दिया आपने, वो क्या है भाई, आपराधिक बल का उपयोग कर लिया। तो ये दोनों एक जैसी बातें हैं, ज्यादा डीपली हमें नहीं जाना कि हमला क्या है। आपसे नहीं पूछने वाला कि हमला किसे कहते हैं, आपसे ये भी नहीं पूछने वाला आपराधिक बल का प्रयोग किसे कहते हैं। लेकिन 3 बातें जो खास करके आपको याद रखनी है। पहली बात, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से काम किया जाना चाहिए, और दूसरा क्या काम किया जाना चाहिए या तो हमला किया गया हो या क्या किया गया हो भाई, आपराधिक बल का उपयोग किया गया हो। यदि दूसरी बात, मैं एक इंपॉर्टेंट बात अभी बता देता हूं कि आज की क्लास के अंदर हम जितने भी अपराध करने वाले हैं, सारे के सारे अपराध किसी पुरुष के द्वारा किए जाएंगे। और किसके खिलाफ किए जाएंगे? किसी महिला के द्वारा। यदि किसी अपराध के अंदर मैं आपको ये नहीं भी बताऊं कि एक पुरुष ही अपराध कर रहा है और ये महिला के अगेंस्ट ही अपराध कर रहे हैं, तो भी आप अपने आप एज्यूम कर लेना कि एक पुरुष के द्वारा एक महिला के अगेंस्ट किए गए अपराध की चर्चा हम आज की पूरी क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो यदि कोई पुरुष किसी महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करता है या उस पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, तो उसको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। और सजा क्या मिलेगी वो हम लिख लेते हैं, क्या सजा मिलेगी। सजा भी भाई ध्यान से देखना, याद हो सके तो याद करना। मुझे लग रहा है कि सजा से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें जो कम से कम सजा मिलेगी ना,
न्यूनतम सजा जिसका प्रावधान यहाँ पे किया गया है वो है 1 साल तक की सजा। न्यूनतम सजा 1 साल तक की सजा इसके अंदर मिल सकती है। यदि मैं अधिकतम सजा की बात करता हूं, अधिकतम सजा की बात करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा मिल सकती है? ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकती है इसमें 5 साल की। और ये सजा जो है ये दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोनों का मतलब क्या है भाई? सादा भी हो सकती है और कठोर कारावास भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी तरह का कारावास हो सकता है, प्लस जुर्माना लगेगा ही लगेगा। प्लस की बात कर रहा हूं, मतलब जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा। तो दो बातें, पहली बात स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से क्या किया गया है? उसके ऊपर हमला किया गया है या क्या किया गया है? उस पर आपराधिक बल का उपयोग किया गया है। यदि कोई भी ऐसा ऑफेंस करेगा उसको सजा मिलेगी, कम से कम 1 साल की सजा मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक की सजा मिल सकती है। सजा का टाइप क्या होगा? सजा सादा भी हो सकती है, सजा कठोर भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं जज साहब के ऊपर। जो जज साहब आपको फैसला सुनाने वाले हैं, और साथ में आपको क्या लगेगा भाई? जुर्माना भी लगेगा ही लगेगा। ये धारा हमें बताती है, धारा नंबर 354। अगली धारा का जिक्र करते हैं। बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो बाद के अंदर जोड़ी गई थी। जैसे हमारा पहले आईपीसी जब 1860 में बना था उस टाइम ये धाराएं नहीं थी, बाद में संशोधन हुए, आज़ादी के बाद संशोधन हुए इनके अंदर, और बाद में कुछ धाराएं जोड़ी गई। उन्हीं धाराओं में से हम 5-6 धाराएं यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो पहले नहीं थी और बाद में जोड़ी गई थी। उनमें से एक धारा हमारे पास है 354A। आप चाहे संविधान पढ़ो या आप कोई सा भी एक्ट पढ़ो, उसके अंदर आपको ना 2 चीजें देखने को मिलती है। आपने संविधान के अंदर पढ़ा होगा 19(1)A, 19(1)B, इस तरह की आपने बातें पढ़ी होंगी। छोटा a भी लिखा हुआ मिलता है। कहीं पर हम पढ़ते हैं कि कैपिटल A, जैसे कि 51A आपने पढ़ा होगा। संविधान की बात कर रहा हूँ, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार, 6 तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई है उनकी बात। यदि छोटा ABCD लिखा हुआ है ना कहीं पर, तो छोटा ABCD का मतलब है कि ये धारा नंबर 19 का ही भाग है। ये आर्टिकल नंबर 19 का पॉइंट नंबर A है, ये आर्टिकल नंबर 19 का पॉइंट नंबर B है। लेकिन यदि कहीं पर बड़ा ABCD लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये खुद एक नई धारा है, ये खुद एक नया आर्टिकल है। ये आर्टिकल नंबर 51 का भाग नहीं है। आर्टिकल 51 हमारे पास कुछ और था, वो तो DPSP का पार्ट था, आप जानते हो। लेकिन आर्टिकल नंबर 51A हमारे पास एक नया आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में हमारे सामने है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? 354A लिखा है। इसमें कतई इसका मतलब ये नहीं है कि ये 354 का ही कोई भाग होगा। 354 का भाग नहीं है, ये हमारे पास एक नई धारा है और इस धारा का नाम क्या है भाई? 354A नंबर है। इस धारा का नंबर जो है 354A है। तो 354A क्या बात करती है? 354A बात करती है लैंगिक यंत्रणा के बारे में या लैंगिक उत्पीड़न के बारे में। सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसको हम कहते हैं, लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक यंत्रणा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब होता है यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ 4 बातें करता हो या चारों में से कोई एक बात करता हो। पहली बात तो क्या है भाई? यदि कोई पुरुष, इंपॉर्टेंट चीज तो यही है आपके लिए है, यदि कोई पुरुष ही कर सकता है सेक्सुअल जो हैरेसमेंट है, पुरुष के द्वारा किया जा सकता है, महिला के द्वारा नहीं किया जा सकता। पहली बात क्या करे? किसी भी महिला के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करे, महिला की बॉडी को टच करने की कोशिश करे। हम देखते हैं ना भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर क्या करते हैं, या बस के अंदर या ट्रेन के अंदर जो लड़कियां खड़ी होती है, महिलाएं खड़ी होती है, हम उनकी बॉडी के साथ बहुत से लोग टच करने की कोशिश करते हैं, कंधा मार जाएंगे उनको या उनके पैरों की हाथ लगाएंगे, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज है वो किसके अंदर आती है भाई? लैंगिक उत्पीड़न के अंदर आती है। तो पहला बात है यदि कोई भी पुरुष किसी महिला के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करे, उसकी बॉडी को टच करने की कोशिश करे। पहली बात, कोई पुरुष किसी महिला से, मेरे साथ साथ लिखते रहना भाई, शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करे, शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करे। नंबर 2, यदि कोई पुरुष किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है, कोई पुरुष महिला को कहता है कि आप मेरे साथ क्या कर लो भाई? शारीरिक संबंध बना लो, तो वो क्या कहलाता है? लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। किसी महिला से, सेम चीज है, शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करे,
शारीरिक संबंध बनाने की मांग करे। तीसरा पॉइंट, यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ, किसी महिला को जबरदस्ती, उस महिला की इच्छा नहीं है, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसको कोई अश्लील साहित्य दिखाता है, कोई अश्लील मूवी दिखाता है, अश्लील फोटो दिखाता है, अश्लील कहानियां पढ़ाता है, तो वो भी किसके अंदर आता है भाई? लैंगिक यंत्रणा के अंदर आता है। बलपूर्वक या महिला की इच्छा के विरुद्ध, कुछ भी आप लिख सकते हो। यदि कोई पुरुष किसी महिला को बलपूर्वक अश्लील साहित्य पढ़ाए, साहित्य के अंदर सब कुछ आ जाता है भाई, फोटो भी आ जाती है, ऑडियो भी आ जाती है, वीडियो भी आ जाती है, कुछ सब कुछ आ जाता है। अश्लील साहित्य दिखाए या पढ़ाए, कुछ भी आप लिख लो। बलपूर्वक है, महिला की इच्छा के विरुद्ध है। और चौथी चीज़ क्या है? कोई पुरुष यदि किसी महिला के ऊपर अश्लीलतापूर्वक टिप्पणी करता है, लैंगिक टिप्पणी करता है या कामुकतापूर्वक टिप्पणी करता है। तो चार चीज़ें हैं जिसको हम लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं। कोई पुरुष किसी महिला के ऊपर लैंगिक टिप्पणी करे, ये हम आमखास देखते हैं ऐसा चीज़ होना, लैंगिक टिप्पणी करे या अश्लील टिप्पणी करे, या क्या करे भाई? उस महिला के ऊपर कामुकतापूर्वक टिप्पणी करे। इन चारों में से यदि कोई भी काम किया गया है, चाहे महिला के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की, महिला की बॉडी को टच करने की कोशिश की गई है, चाहे महिला से सेक्सुअल फेवर मांगी गई है, उसी कहा गया है कि आप मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, चाहे महिला को जबरदस्ती किसी भी तरह का अश्लील साहित्य दिखाया गया है, चाहे महिला के ऊपर किसी भी तरह की लैंगिक या अश्लील या कामुकतापूर्वक टिप्पणी की गई है, तो इनमें से यदि कोई भी काम किया गया है तो उसे हम कहेंगे कि क्या किया गया भाई? महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न किया गया है या लैंगिक यंत्रणा की गई है। अब बात आती है, यदि लैंगिक यंत्रणा किसी व्यक्ति ने की है तो उसके लिए सजा की क्या प्रावधान होगा? सजा, इसके लिए अलग अलग सजा दी गई है। यदि पहले, दूसरे तथा तीसरे, इन तीनों में से कोई एक काम किया गया है, या तो पहला काम किया गया है, या दूसरा काम किया गया है, या तीसरा काम किया गया है, शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई है, सेक्सुअल फेवर उससे मांगी गई है महिला से, या बलपूर्वक उसको अश्लील सामग्री दिखाई गई है, कुछ भी सामान दिखाया गया है, तो जो सजा है थोड़ी सी ज्यादा सजा दी गई है। इसमें सजा आपको दी जाती है 3 साल तक का कठोर कारावास। 3 साल तक का कठोर कारावास दिया जा सकता है, प्लस जुर्माना तो देना ही देना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने चौथे तरह का काम किया है, महिला के ऊपर लैंगिक टिप्पणी की है आपने, तो 1 साल तक का कारावास दिया जा सकता है आपको। कितना भाई? 1 साल तक का कारावास। ये कारावास कौन सा होगा? ये दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, सादा कारावास भी हो सकता है तथा कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस जुर्माना तो हर केस के अंदर लगना ही लगना है। जितने भी आज हम केस करने वाले हैं, जितने भी आज हम सेक्शन करने वाले हैं, हर सेक्शन के अंदर जुर्माना तो कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। जुर्माना के बिना तो कोई भी केस ऐसा है ही नहीं, उसको तो याद ही कर लो, जुर्माना लगेगा ही लगेगा। तो 2 धाराएं अब तक हम पढ़ चुके हैं। पहली धारा 354, याद क्या रखना है? लज्जा भंग करने के आशय से क्या किया जाता है? हमला किया जाता है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या रखनी है? महिला पे लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है या लैंगिक यंत्रणा दी जाती है, सेक्सुअल हरेसमेंट किया जाता है, किसे कहते हैं? 4 बातें। पहली बात याद रखनी है, महिला से शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की गई। दूसरी बात याद रखनी है, महिला के साथ उससे सेक्सुअल फेवर मांगी गई है, उससे सेक्सुअल रिलेशन बनाने की मांग की गई है। तीसरा क्या किया गया? महिला को बलपूर्वक अश्लील साहित्य दिखाया गया है। तथा चौथी बात क्या की गई भाई? लैंगिक टिप्पणी की गई है, कामुकतापूर्वक टिप्पणी की गई है। यदि ऐसा कुछ किया गया है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? लैंगिक उत्पीड़न महिला का किया गया है। अगली जो धारा हमारे पास है वो है धारा नंबर 354B। नई धाराएं हैं भाई, धारा 354A, उसके बाद धारा 354B हमारे पास आती है। और धारा 354B क्या कहती है? किसी भी स्त्री को बलपूर्वक निवस्त्र करना या विवस्त्र करना या करने का प्रयास करना। क्या भाई? स्त्री को बलपूर्वक क्या करना भाई? निवस्त्र करना या विवस्त्र करना, एक ही बात है भाई, निवस्त्र या विवस्त्र करना या करने का प्रयास करना या करने के लिए
दुष्प्रेरित करना। दुष्प्रेरित करना आप जानते हो, किसी को उकसाना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को क्या करता है, विनय वस्त्र करता है, उसे नग्न करता है, उसे कपड़े उतारता है, या कपड़े उतारने की कोशिश करता है, या उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है, या कपड़े उतारने के लिए कोई व्यक्ति किसी महिला को उकसाता है, इन सब में से यदि कोई काम किया जाता है तो उस पर अपराध कौन सा लगेगा भाई? 354B का अपराध लगेगा। और यदि किसी के ऊपर 354B का अपराध लगा है तो कम से कम 3 साल तक की सजा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सजा है, प्लस क्या है भाई? जुर्माना। तो सजा कितनी है? कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल। न्यूनतम सजा जो है वो 3 साल होगी। अधिकतम जो सजा है वो कितनी हो सकती है भाई? 7 साल तक की अधिकतम सजा हो सकती है। ये भी क्या है भाई? दोनों टाइप की हो सकती है। दोनों का मतलब क्या है? साधारण कारावास भी हो सकता है और कठोर कारावास भी हो सकता है। और प्लस, ये तो आप भूलोगे ही नहीं, अब प्लस में क्या होगा भाई? जुर्माना तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो। 354B। उसके बाद हमारे पास आता है 354C। 354C जो है ये बात करती है ताक झांक करना। क्या करना भाई? ताक झांक करना, या इसको बोला जाता है दृश्यकारिता। दोनों ही बातें पूछ लेते हैं। ताक झांक करने के लिए कौन सा अपराध है और दृश्यकारिता के लिए कौन सा अपराध है? बात एक ही है। ताक झांक करना क्या होता है? ताक झांक करने का मतलब है यदि कोई भी स्त्री किसी भी तरह की अंतरंग क्रिया कर रही है, कोई भी प्राइवेट कार्य कर रही है। और प्राइवेट काम क्या है? प्राइवेट काम का मतलब है स्त्री कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसके अंदर वो आशा करती है कि उसे कोई भी नहीं देखे। बहुत से काम होते हैं, कपड़े चेंज कर रही हो, नहा रही हो, कुछ भी कर रही हो। स्त्री के द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा प्राइवेट काम जिसके अंदर वो उम्मीद करती है उसे कोई भी व्यक्ति न देखे, उस सिचुएशन के अंदर यदि कोई व्यक्ति उस स्त्री को देखता है, कोई व्यक्ति उस स्त्री की फोटो खींचता है, या कोई व्यक्ति उस स्त्री की फोटो को आगे ट्रांसफर करता है, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लग सकती है भाई? धारा 354C लग सकती है। तो ताक झांक करने को मैंने कैसे डिफाइन किया? पहली बात तो क्या लिखा है मैंने? अंतरंग कृत्य करती हुई स्त्री। अंतरंग कृत्य, यदि आपको अजीब लग रहा है, अजीब सा शब्द लिख रहा है, तो प्राइवेट वर्क लिख लो। प्राइवेट काम, कोई भी प्राइवेट काम करती हुई स्त्री। यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट काम करती हुई या अंतरंग क्रिया करती हुई स्त्री को क्या करता है भाई? 3 बातें करता है। पहला काम तो करता है, या तो उसे देखता है, या उसकी फोटो खींचता है, या उसकी फोटो उसके पास है और फोटो को क्या करता है भाई? ट्रांसफर करता है, प्रसारित करता है, आगे भेजता है व्हाट्सएप के ऊपर, मेल के ऊपर, किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से उसकी फोटो को क्या करता है भाई? ट्रांसफर करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? ताक झांक कर रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अंतरंग कृत्य क्या है? आपने बता तो दिया, लिखाया नहीं। यदि लिखना चाहते हो तो इसके बारे में भी लिख लो। अंतरंग कृत्य क्या है? ऐसा कार्य जिसे करते समय स्त्री यह आशा करती है कि उसे कोई भी न देखे। ठीक है ना? अंतरंग कार्य का मतलब है ऐसा काम जिसे करते टाइम वो ये उम्मीद करती है कि उसे कोई दूसरा पर्सन देख नहीं रहा हो, या अपराधी जो भी है वो देख नहीं रहा हो, तो उसे हम कहते हैं अंतरंग क्रिया। तो ताक झांक करने का मतलब क्या है? यदि कोई स्त्री अपना कोई प्राइवेट काम कर रही है, उस टाइम यदि कोई पर्सन उसे देखता है, टकटकी लगा के देखता है, दूसरा या उसकी फोटो खींचता है, या उसकी फोटो खींच के उसकी फोटो को आगे क्या करता है भाई? ट्रांसफर करता है, तो ऐसे मामलों के अंदर 543 लगने वाली है, 554C लगने वाली, 354C लगने वाली है। और 354C के अंदर
जो सजा का प्रावधान किया गया है ये 2 बार प्रावधान किया गया है। पहला है कि यदि आप ऐसा अपराध पहली बार करते हो तो थोड़ी कम सजा मिलेगी, लेकिन दूसरा है यदि आप ऐसा अपराध बार बार करते हो तो ज़्यादा सजा मिलेगी। ये ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ये अपराध प्रथम बार किया गया है, यदि ये अपराध कौन सी बार किया गया है भाई, प्रथम बार किया गया है, तो प्रथम बार ये अपराध करते हो तो सजा मिलती है कम से कम 1 साल की सजा है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सजा है। तो प्रथम बार में मिनिमम सजा 1 साल, मैक्सिमम सजा 3 साल और प्लस में जुर्माना तो होगा ही होगा, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन ये अपराध सेकंड बार किया गया है, दूसरी बार किया गया है या बार बार किया गया है, आप जानते हो, द्वितीय बार या पश्चातवर्ती, जो हम बार बार लिखते हैं कि सेकंड टाइम या पश्चातवर्ती 2 सिद्धि के ऊपर जो मिनिमम सजा मिलने वाली है, न्यूनतम सजा मिलने वाली है, इस टाइम 3 साल की कम से कम सजा मिलने वाली है और जो मैक्सिमम सजा मिलने वाली है वो 7 साल की है, प्लस जुर्माना होगा। ये तो आप जानते ही जानते हो, इसमें तो किसी भी तरह की कोई दो राय है ही नहीं। तो पहली बार यदि अपराध करते हो 354C का तो 1 साल की कम से कम सजा, ज़्यादा से ज़्यादा सजा 3 साल, तथा सेकेंड टाइम यदि अपराध करते हो तो कम से कम सजा 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा सजा कितनी भाई 7 साल, प्लस आपको जुर्माना लगेगा ही लगेगा। मैं वैसे तो आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ उतारते रहिएगा, लिखते रहिएगा, फिर भी भाई यदि आप आलसी हो गए हो, यदि आप नहीं लिखना चाहते हो तो पूरा बोर्ड आपके सामने भरा हुआ है, मैं आप बोर्ड से अलग हट चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन यदि आप रियल में फ़ायदा उठाना चाहते हो इन क्लासेस का तो मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि आप लिखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप इन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तो अब तक हमने 4 धाराएं कर ली हैं, यदि आपको पता हो 354, 354A, 354B और 354C, 4 अलग अलग धाराएं हम कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको याद होगा, यदि याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप कॉपी से देख देख के ही मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा। देखो 354 के अंदर हमने क्या देखा था, 354 कहता है लज्जा भंग करने के आशय से महिला के ऊपर आपराधिक बल का उपयोग करना या महिला के ऊपर हमला करना, ये बात कहता है 354। सजा कितनी है आपको याद होनी चाहिए, याद जरूर करना, मैं आपको सजेशन दूंगा। 354A क्या कहता है, लैंगिक उत्पीड़न करना। लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं, 4 तरह की सिचुएशन है, उनमें से आप कुछ भी करते हो लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। 354B क्या कहता है, स्त्री को विवस्त्र करने की कोशिश करना, और 354C क्या कहता है, ताक झांक या दृश्यकारिता। अब उसके बाद हमारे पास अगली धारा आती है 354D। 354D क्या कहती है, पीछा करना। 354D पीछा करना। ये सभी धाराएं हैं ना, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता भी नहीं होता, हम जाने अनजाने के अंदर कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं, और बाय चांस कोई सामने जिसके खिलाफ आपने वो अपराध किया है वो लड़की कानून की जानकार है तो आपको इन धाराओं के अंदर फंसा सकती है, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम कहीं हमारा अपराध तो नहीं है किसी भी तरह का। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कोर्ट के अंदर जाके या कहीं भी ये एक्सक्यूज़ कभी नहीं दे सकते कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ये काम भी अपराध होता है। पता हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कौन कौन से काम अपराध है, कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि नहीं है तो ये आपका दोष है, कानून का दोष नहीं है। 354D किसके बारे में बात करता है, पीछा करने के बारे में बात करता है। पीछा करना, पीछा कैसे भी किया जा सकता है भाई। एक तो है फिजिकली पीछा करना, आप खुद जाके उस महिला का पीछा कर रहे हो, महिला कहीं जाती है आप उसके पीछे पीछे जाते हो, आप उसकी निगरानी रख रहे हो। महिला स्कूल जा रही है, स्कूल में आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। महिला बाजार जा रही है, आप बाजार उसके पीछे पीछे जा रहे हो। महिला स्कूल से घर आ रही है, कॉलेज से घर आ रही है, इंस्टीट्यूट से घर आ रही है, उसके पीछे पीछे आप आ रहे हो, उसको भी पीछा करना कह सकते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं कि आप फिजिकली ही उसका पीछा करो, आजकल तो इंटरनेट आ चुका है, व्हाट्सएप आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुकी है, ईमेल आ चुका है। यदि व्हाट्सएप के ऊपर भी यदि आप किसी महिला को बार बार मैसेज भेज रहे हो, बार बार फेसबुक पे आप महिला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो और वो बार बार आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को क्या कर रही है, वे डिलीट कर रही है, तो ये भी पीछा करने का अपराध है, 354D का ऑफेंस बनता है। तो पीछा किसी भी तरह से किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि फिजिकली ही पीछा किया जाए। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी तरह से यदि महिला को मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी रेकी करते हो ना, यदि उसकी रेकी की जा रही है तो उसको भी क्या कहा जाएगा भाई, 354D का अपराध कहा जाएगा। तो पीछा करना किसे कहते हैं, नंबर 1
वही बात, यदि कोई भी पुरुष किसी महिला का, ये बात तो आप लिख ही लो, यदि कोई भी पुरुष किसी महिला का, नंबर 1 क्या करता है भाई, पीछा करता है। कोई भी पुरुष किसी महिला का पीछा करता है या महिला के साथ मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है, महिला के साथ मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है या महिला के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है, संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तीसरी बात, महिला को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मॉनिटर करता है। यदि इन तीनों में से कोई भी काम करता है, या तो उसका फिजिकली पीछा करता है, या उसकी इच्छा नहीं है आपसे फ्रेंडशिप करे, वो चाहती नहीं है आपके दोस्त बनने, फिर भी आप उसे मित्रता स्थापित करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो, या तीसरा क्या है, इंटरनेट के ऊपर, ईमेल के ऊपर या किसी अन्य डिजिटल माध्यम के ऊपर आप क्या कर रहे हो भाई, उसके साथ उसको मॉनिटर कर रहे हो, उसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो आपको क्या कर रही है, बार बार मना कर रही है। इनमें से किसी भी तरह का कोई भी काम करता है तो उसको हम क्या कर रहेंगे, आप ऑफेंस कर रहे हो 354D का, और ऑफेंस का नाम क्या है भाई, आप क्या कर रहे हो, पीछा करने का अपराध कर रहे हो, ठीक है ना। इनके अंदर एक बात आप ध्यान रखना, इन दोनों केस के अंदर क्या है भाई, महिला ने आपको मित्रता करने से मना कर दिया हो। यदि महिला ने आपको स्पष्ट मना कर दिया कि वो आपसे मित्रता नहीं करना चाहती, उसके बावजूद भी यदि आप बार बार महिला का क्या कर रहे हो भाई, पीछा कर रहे हो, तो वहां पर धारा कौन सी लग सकती है, धारा 354D आपके ऊपर लगाई जा सकती है। और यहाँ भी सजा जो मिलेगी, सजा उसी तरह से जिस तरह से पिछली धारा में हमने देखा, प्रथम दोष सिद्धि पर अलग तरह की धारा सजा दी जाएगी, और दूसरा क्या है भाई, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर, द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर अलग तरह की सजा दी जाएगी। यदि प्रथम दोष सिद्धि यदि आप करते हो, ऐसा ऑफेंस यदि पहली बार किया जाता है तो 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, प्लस जुर्माना तो आपको पता है लगाया ही जाएगा। कितने भाई, 3 साल तक की सजा प्लस जुर्माना। देखो, यदि बाई चांस मैं कहीं पर आपको ये ना बताऊं ना कि सजा कठोर है या साधारण है, तो वहां पर आप मान लेना कि सजा दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि केवल साधारण दी जा सकेगी तो मैं आपको पक्का जरूर बताऊंगा कि यहाँ पर केवल साधारण तरह की सजा दी जा सकती है। केवल कठोर सजा दी जाएगी तो वहां पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि केवल कठोर दी जा सकती है। यदि जैसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, साधारण सजा भी दी जा सकती है और कठोर सजा भी दी जा सकती है। यदि द्वितीय आप दोष सिद्धि करते हो, दूसरी बार आप सेम अपराध करते हो, तो आपको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। 5 साल तक की सजा प्लस जुर्माना दिया जा सकता है। कौन सी ऑफेंस के अंदर भाई, 354 के ऑफेंस के अंदर। तो ये जो काम है ना, बहुत से लोग बार बार करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, बार बार मिस कॉल मारते रहते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि ऐसे नंबर जुगाड़ लिया, इसको मिस कॉल ही करते रहते हैं। तो ये आप अपराध कर रहे हो भाई। कौन सा अपराध कर रहे हो, 354 का। ध्यान से देखना, 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। तो समझ जाओ, ऐसे अपराधों से कुछ नहीं बचा इन चीज़ों के अंदर। पहले मेहनत करो एग्जाम निकालने की। यदि आपने एग्जाम निकाल लिया तो लड़कियां आपके पीछे भागेंगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात की, ठीक है ना। तो पूरा फोकस आप किसके ऊपर रखो भाई, पूरा फोकस आप अपनी स्टडी के ऊपर ही रखो। लेकिन ये जो 354D है, इसके अंदर कुछ अपवाद हमें दिए गए हैं कि वो 2-3 सिचुएशन ऐसी है जब आप यदि पीछा भी करते हो तो अभी वो अपराध नहीं माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपवाद। तो इसके भाई अपवाद भी हैं, ये अपवाद भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नियमन में से वो कौन सी परिस्थिति है जिसके अंदर पीछा करने को भी अपराध नहीं माना जाता है। पहली बात, मान लो कहीं पर अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या किसी महिला ने किसी थाने के अंदर जाके शिकायत की कि भाई जब भी मैं अपने वहाँ से कॉलेज से घर जाती हूँ तो हमें ईव टीचिंग की जाती है, लैंगिक टिप्पणियाँ की जाती है, हमारे साथ छेड़छाड़ी की जाती है, बहुत से लड़के ऐसे खड़े रहते हैं। तो थाने वालों ने क्या किया भी, एक पुलिस वाले को इस ड्यूटी के ऊपर लगा दिया भी जब भी ये महिलाएं अपने कॉलेज से घर जाती हैं तो आप इनकी सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप इनके साथ चलोगे
और वो क्या कर रहा है पुलिस वाला, जब भी वो लड़की जाती है तो उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उस लड़की को पता है चाहे नहीं पता है कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ जा रहे हैं पुलिस वाला है, हो सकता है वो सिविल ड्रेस के अंदर जा रहे हो, चाहे उसे पता हो चाहे उसको नहीं पता हो, लेकिन उस व्यक्ति को राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने या उन राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अथॉरिटी ने अधिकृत किया है कि आप उसका पीछा कर सकते हो। और वो पीछा किसके लिए किया जा रहा है भाई? अपराधों को रोकने के लिए। तो पहला अपवाद क्या है? यदि अपराध को रोकने के लिए राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कि आप उस महिला के पीछा कर सकते हो, तो वो क्या है भाई? अपराध नहीं है। तो पहली बात, अपराध नहीं होगा कब? यदि अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त, कुछ भी लिख सकते हो, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पीछा करना। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि कोई भी व्यक्ति किसी कानून के तहत उसका पीछा कर रहा हो, यदि किसी भी कानून के तहत ऐसा परमिशन दी गई है किसी व्यक्ति को भी आप उसका पीछा कर सकते हो, तो भी वो अपराध नहीं होगा। दूसरा, किसी विधि या कानून के तहत पीछा किया जा रहा हो। चौथी बात, तीसरी बात, यदि मान लो कोई परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, उन परिस्थितियों के तहत यदि आपने किसी महिला का पीछा किया है और आपका पीछा करना लॉजिकल लगता है, युक्ति युक्त लगता है, तो भी वो अपराध नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप समझो। मान लो कोई हस्बैंड वाइफ जो है, मियाँ बीवी जो है, वो जाते हैं किसी मेले के अंदर घूमने के लिए। वो किसी दुकान के ऊपर खड़े थे, दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो पत्नी थी उस पत्नी ने मान लो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। होता क्या है, सेम उसी टाइम जब पत्नी वहां पर लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी है, ठीक उसी टाइम क्या होता है, एक दूसरी औरत भी आती है, उसकी भी कद काठी वैसी ही है जैसी उस व्यक्ति की पत्नी की थी, और उसने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, वैसे ही लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है जैसा कि उस औरत ने पहनी हुई थी। वो पति क्या करता है, मार्केटिंग के अंदर व्यस्त है, मार्केटिंग कर रहे हैं, और मार्केटिंग करते करते वो कहता है, वो भी जाता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, और वो क्या करता है, अपनी पत्नी के भलेखे के अंदर दूसरी पत्नी का हाथ पकड़ के चल पड़ता है। समझ रहे हो? भलेखा हो गया, उसको भ्रम हो गया, धोखा हो गया कि ये पत्नी जो है मेरी पत्नी है। वो उस भ्रम के अंदर, वो एक विशेष परिस्थिति बन गई है, उस भ्रम के अंदर वो क्या करता है, किसी दूसरी पत्नी का, दूसरी औरत का हाथ पकड़ के क्या चलता है भी, अपने साथ चल देता है। तो यदि वो आम परिस्थितियों के अंदर किसी दूसरी औरत का हाथ पकड़ के अपने साथ चलेगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, पीछा करने वाला सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन ये विशेष परिस्थिति है जिसमें क्या, उसको भ्रम पैदा हो गया। भ्रम क्या पैदा हो गया कि ये मेरी ही वाइफ है, तो उसके द्वारा उस औरत का हाथ पकड़ना लॉजिकल लगता है, युक्तियुक्त लगता है कि एक धोखे के अंदर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, भ्रम के अंदर हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे भ्रम की स्थिति के अंदर उसने हाथ पकड़ा है, तो वो भी क्या नहीं होगा भाई, अपराध नहीं होगा। तो ये तीसरा अपवाद हमारा क्या है भी, विशेष परिस्थिति के अंदर आपके द्वारा किया गया पूछा क्या लगता हो, यदि युक्तियुक्त लगता हो, लॉजिकल लगता हो, तो भी वो क्या नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। तो तीसरी बात लिख लो, परिस्थिति विशेष में यदि किया गया पीछा युक्ति युक्त लगे, ठीक है ना। और यदि आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो अपनी साधारण लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप इस को समझ सको। तो 354D हमें क्या कहते हैं, 354D बात करता है पीछा करने के बारे में। तो अब तक हम 5 सेक्शन पढ़ चुके हैं भाई, 354A, 354B, 354C और 354D, 5 सेक्शन पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इनसे ही मिलता जुलता एक सेक्शन और है हमारे पास, 509। अब हम अगला जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है भाई, 509 सेक्शन है। अब तक जो मैंने लिखा है शायद आपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो भाई बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, और तो क्या इलाज है। लेकिन मैं तो फिर कहूँगा कि नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपका भी फ़ायदा हो, और मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत भी रंग लाए, और आप अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करो, 10 में से 10 नंबर लो, और आप इसी एग्ज़ाम के अंदर अपने कंधे के ऊपर स्टार लगा के घूमते फिरो, हमारी यही इच्छा है। 354, 354A, 354B, 354C,
354 डी। और अगला जो है बिल्कुल इन्हीं के साथ मिलता जुलता हमारे पास सेक्शन है 509। सेक्शन 509 क्या कहता है? शब्दों के माध्यम से या अपने हाव भाव के माध्यम से, जिसे बोला जाता है अंग विक्षेप, शब्दों के माध्यम से या हाव भाव के माध्यम से या किसी कार्य के माध्यम से स्त्री की लज्जा का अनादर करना। क्या है? 3 शब्द लिखेंगे। पहला शब्दों के माध्यम से, दूसरा अंग विक्षेप के माध्यम से, तीसरा किसी कार्य के माध्यम से, कार्य के द्वारा लिख लो, माध्यम से मत लिखो, कार्य के द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादर। ध्यान से देखना, बिल्कुल ऐसा ही हमने एक 354 में पढ़ा था। 354 में क्या था? 354 में मैंने बताया था कि याद रखना है आपने, लज्जा का भंग करना। 354 में जो शब्द यूज किया गया था, लज्जा को भंग करना यूज किया गया था। यहाँ पर क्या यूज किया गया है? लज्जा का अनादर करना, लज्जा की बेइज्जती करना, ठीक है ना। दूसरा 354 के अंदर हमने क्या यूज किए थे? 2 शब्द यूज किए थे, या तो हमला शब्द यूज किया था या आपराधिक बल नाम का शब्द यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो शब्द किया गया है यूज, वो तो है कि आप बोलेंगे शब्दों के द्वारा या अपने हाव भाव के द्वारा, गेस्चर अंग विक्षेप होता है हाव भाव, अपने संकेतों के द्वारा या इनमें से किसी एक काम के द्वारा आप स्त्री की लज्जा का क्या करते हो भाई? अनादर करते हो। तो क्वेश्चन में सीधा यही आएगा कि यदि हमला या आपराधिक बल के उपयोग द्वारा स्त्री की लज्जा भंग की गई है तो कौन सा अपराध है? 354। शब्दों या अंग विक्षेप के द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादर किया गया है तो कौन सा अपराध है भाई? 309 अपराध है। बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए मैंने कहा कि इनके जैसा ही अपराध है, इसलिए इनके साथ ही हम पढ़ रहे हैं। 509 के अंदर शब्दों के द्वारा आप कोई ऐसा शब्द बोलते हो या आप अपने बॉडी से कोई ऐसा इशारा करते हो और अब आप चाहते हो कि वो औरत उस इशारे को देखे, आपने जो शब्द बोला है उस शब्द को वो औरत सुने, या आप कोई ऐसी तस्वीर या ऐसी कोई पिक्चर आप क्या करते हो? प्रदर्शित करते हो और आप ये चाहते हो कि ये अश्लील पिक्चर है, ये उस औरत को दिखे। आप ऐसा कोई काम करते हो ताकि जिससे कि महिला की लज्जा का क्या हो भाई? अनादर हो। भी हम कहते हैं ना, आपने आम खास सुना होगा, ये औरतों वाला घर है, हमारे घर में औरतें रहती है, जरा जुबान संभाल के बोलो। केवल इसीलिए बोला जाता है, यदि आपकी बात को कोई औरत सुन रही है तो आपको अपनी जुबान के ऊपर लगाम देना पड़ता है, एक मर्यादा के अंदर बोलना पड़ता है। यदि आप मर्यादा से बाहर हट के कुछ बोलोगे तो आप एक अपराध कर रहे हो। कौन सा अपराध कर रहे हो भाई? 509 का अपराध कर रहे हो। और यदि आप 509 का अपराध कर रहे हो तो इसके अंदर सजा का जो प्रावधान है, आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है। कितनी सजा भाई? 5 साल तक की सजा। कौन सी सजा? दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, साधारण सजा भी हो सकती है, कठोर कारावास भी हो सकता है, प्लस ये तो भूलना ही नहीं है भाई, किसी भी सूरत के अंदर। बार बार कह रहा हूं, जितने भी अपराध मैं आज बता रहा हूं, सभी के सभी अपराध पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अपराध है, महिला के अगेंस्ट किए जाने वाले अपराध हैं, और हर अपराध के अंदर जुर्माना कंपलसरी है, लगेगा ही लगेगा। तो अब तक हम 6 सेक्शन कर चुके हैं, 354, 354A, 354B, C, D, E। ये सारे के सारे एक जैसे सेक्शन थे और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद भी हो गए होंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे। सजा के ऊपर खास ध्यान देना और शब्दों के ऊपर खास ध्यान देना कि हेडिंग के अंदर मैंने क्या क्या शब्द लिखाए हैं, एज इट इज हूबहू आपको याद करने हैं और मैंने समझाने की भी आपको कोशिश की है। इसके बाद हम अब करते हैं महिलाओं के ऊपर होने वाला सबसे भयंकर अपराध, सबसे बड़ा अपराध। नाम से आप समझ जाओगे, बलात्कार या बलात्संग। बलात्संग के बारे में वर्णन करूं, हमारे यहाँ पर आईपीसी के अंदर धारा नंबर 375, धारा नंबर 375 में वर्णन किया गया है बलात्कार की परिभाषा। जो आईपीसी के अंदर जो शब्द यूज किया गया है वो शब्द यूज किया गया है बलात्संग। आम भाषा के अंदर हम क्या यूज करते हैं भाई? बलात्कार। तो मैं दोनों ही शब्द लिख रहा हूं। क्वेश्चन आता है बलात्कार की परिभाषा कहां पर दी गई है? तो बलात्कार की परिभाषा दी गई है हमारे पास 375 के अंदर। बलात्कार की सजा हमें आगे दी गई है, लेकिन परिभाषा 375 में दी गई है, सजा जो है 376 के अंदर दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, बलात्कार की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो बलात्कार की परिभाषा दी गई है धारा नंबर 375 के अंदर। बलात्कार कहते किसे हैं? परिभाषा में क्या लिखा गया है?
बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा दी गई है बलात्कार की, हमें इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा याद नहीं रखनी, हमें केवल उतना याद रखना है या केवल उतना ही पढ़ना है। देखो ज्ञानी नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, वकील नहीं बनना हमें, हमें केवल एग्जाम क्लियर करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो बलात्कार की परिभाषा के अंदर आप साधारण भाषा के अंदर मैं ये कह सकता हूँ, किसी भी पुरुष के द्वारा किसी भी महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना। पहली बात कह रहा हूं, पुरुष के द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये बात जरूरी है। अब तक हमने जो अपराध किए हैं उनमें शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे भाई, महिला के साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन स्थापित किए गए हैं। तो पहली बात क्या है भाई, पुरुष के द्वारा, किसी भी पुरुष द्वारा, बलात्कार केवल पुरुष द्वारा ही किया जा सकता है, महिला किसी का बलात्कार नहीं कर सकती है। भारतीय कानून के तहत पुरुष द्वारा महिला के साथ, पुरुष द्वारा महिला के साथ निम्न परिस्थितियों में, मैं परिस्थितियां बता रहा हूं कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आप जो शारीरिक संबंध है वो क्या बन जाता है, भी बलात्कार बन जाता है। पुरुष के द्वारा महिला के साथ निम्न परिस्थितियों में शारीरिक संबंध स्थापित करना, बलात्कार होगा। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं भाई जब बलात्कार हो जाता है। पहली बात भी देखो, शारीरिक संबंध तो स्थापित करना अनिवार्य है, यदि ये नहीं होगा तो बलात्कार नहीं होगा, वो लैंगिक उत्पीड़न तक के रह जाएगा। 354 में से 354, 55, 56 या अब तक जो हमने ऑफेंस किए हैं उनमें से कोई एक अपराध बन जाएगा। पहली बात तो ये है कि शारीरिक संबंध स्थापित किए गए हैं। दूसरी बात है कि किन परिस्थितियों में स्थापित किए गए हैं। पहली परिस्थिति है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध, बलात्कार तभी कहलाएगा यदि आपने महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं। दूसरा, महिला की सहमति या सम्मति, कानून में सम्मति शब्द यूज किया गया है और आम भाषा में हम सहमति बोलते हैं। महिला की सहमति के विरुद्ध यदि शारीरिक संबंध स्थापित किए गए हैं, महिला की इच्छा नहीं हो। दूसरा, महिला ने सहमति नहीं दी हो। तीसरी बात, महिला की सहमति से आपने शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, महिला की सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, लेकिन ऐसी सहमति, जो शारीरिक संबंध स्थापित हुए ना वो हुए तो महिला की सहमति से हैं, लेकिन ऐसी सहमति जो है आपने कैसे ली है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। ये भी तो हो सकता है कि महिला से जो सहमति ली गई है वो उसको डरा के ली गई हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि महिला के किसी बच्चे को, महिला के रिश्तेदार को, भाई बहन पड़ोसी या माँ बाप किसी को भी किडनैप कर रखा हो आपने, और आपने कह दिया हो यदि उनकी जान की सलामती चाहते हो तो आपको मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और महिला ने सहमति दे दी हो किसी की जान बचाने के लिए। तो आपने क्या किया, महिला को किसी की जान का डर दिखाया। तो ये भी हो सकता है महिला ने सहमति तो दी, लेकिन ऐसी सहमति कैसे ली गई हो भाई, किसी की जान का डर दिखाकर। या ये मत लिखो, केवल इतना लिखो, ये जो सहमति ली गई है वो कैसे ली गई है, महिला को डरा कर ली गई है, सहमति डरा कर ली गई हो। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि जो महिला ने सहमति दी है, महिला ने आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाने की सहमति इसलिए दे दी कि महिला को लगता है कि आप उसके पति हो। कई बार भ्रम पैदा हो जाता है कि महिला को ऐसा लगा कि ये तो मेरा पति है, और महिला ने सहमति दे दी, लेकिन वो उसका पति नहीं था। मान लो दो जुड़वे भाई है, बिल्कुल एक जैसी शक्ल है, जुड़वा भाई क्या है, वो अपनी भाभी से सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, और उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया मैं आपका पति हूँ, लेकिन रियल में उसका देवर था। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन महिला ने सहमति दी, कैसे महिला ने सहमति दी, महिला ने तो ये सोच के सहमति दी थी कि जिस व्यक्ति को मैं सहमति दे रही हूँ वो जो पुरुष है वो मेरा क्या है भाई, पति है। तो ये भ्रम भी पैदा हो सकता है। दूसरा, पति होने के भ्रम में सहमति, यदि महिला के द्वारा सहमति दी गई है, पति होने के भ्रम में दी गई है, तो भी वो क्या कहलाएगा भाई, बलात्कारी कहलाएगा। तीसरा क्या है भाई, महिला नशे की हालत के अंदर है, महिला को नशा करा दिया गया इतना ज़्यादा कि महिला को पता ही नहीं है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। रिजल्ट जो होने वाला, जिस चीज़ की सहमति दे रही है उसका रिजल्ट क्या होने वाला उसको पता ही नहीं है। नशे की हालत में यदि महिला ने सहमति दी है तो भी उस सहमति को मान्य नहीं किया जाता। तीसरा क्या है भाई, नशे की हालत में सहमति,
यदि महिला ने नशे की हालत में सहमति दी है तो भी ये मान लिया जाएगा कि आपके द्वारा सहमति सही नहीं है। चौथा, ऐसी महिला ने सहमति दी है जो महिला सहमति देने के लायक ही नहीं थी। मान लो शारीरिक रूप से विकलांग है महिला, मानसिक रूप से विकलांग है महिला, या कोई और वे कुछ भी वे हो सकता है कि ऐसी सूरत जिसमें महिला सहमति देने के लायक ही नहीं है, उस महिला ने सहमति दी है तो क्या फर्क पड़ता है, उस सहमति को भी सही नहीं माना जाएगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ। चौथा, सहमति देने में असमर्थ महिला द्वारा सहमति देने में असमर्थ महिला के साथ शारीरिक संबंध। और पांचवी जो बात है, पांचवा है कि यदि कोई भी महिला 18 साल से कम की उम्र की है, 18 साल से कम की उम्र की महिला है, चाहे उसने सहमति दी हो चाहे उसने सहमति नहीं दी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ किया गया शारीरिक संबंध क्या कहलाएगा भाई, बलात्कार कहलाएगा। तो 18 साल से कम की महिला। तो पहली बात तो बलात्कार किसे कहेंगे कि पुरुष के द्वारा महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया जाए। कौन सी परिस्थितियों के अंदर, इन परिस्थितियों में या तो महिला की इच्छा के विरुद्ध किया जाए, या महिला की सहमति के विरुद्ध किया जाए, या महिला की सहमति ली गई लेकिन कैसे ली गई भाई, डराकर सहमति ली गई हो, पति होने का भ्रम दिला के सहमति ली गई हो, या नशे की हालत में महिला से सहमति ली गई हो, या ऐसी महिला के साथ संबंध बनाया गया जो सहमति देने में असमर्थ थी, या ऐसी महिला के साथ संबंध बनाया गया जो 18 साल से कम उम्र की थी। ये सभी परिस्थितियों में यदि शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई, बलात्कार कहलाता है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा, बलात्कार की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो बलात्कार की परिभाषा कहाँ दी गई है भाई, बलात्कार की परिभाषा दी गई है सेक्शन नंबर 375 के अंदर। और बलात्कार की परिभाषा के अंदर क्या बताया गया है, ये सब कुछ जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो बलात्कार की परिभाषा के अंदर डिफाइन किया गया है। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि बलात्कार किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके बारे में दिमाग में आ रहा होगा और हमें बहुत से स्टूडेंट बार बार पूछते भी हैं उस क्वेश्चन के बारे में कि सर यदि मान लो कोई पति है और वो अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति की विरुद्ध यदि क्या करता है भाई, सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि उसके साथ बनाता है, तो क्या ये भी बलात्कार होगा या नहीं होगा। तो भारत के अंदर यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन क्रिया करने को या शारीरिक संबंध स्थापित करने को बलात्कार नहीं माना गया है, बशर्ते पत्नी जो है 18 साल से ज़्यादा की उम्र की होनी चाहिए। यदि 18 साल से कम उम्र की तो लड़की हो, चाहे वो सहमति दे चाहे सहमति नहीं दे, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे पत्नी नहीं हो, उसके द्वारा उसके साथ किया गया जो संबंध है वो तो बलात्कार होगा ही होगा। लेकिन यदि आपकी पत्नी 18 साल से ज़्यादा की उम्र की है, आपकी पत्नी 18 साल से ज़्यादा की उम्र की है, उसके साथ यदि शारीरिक संबंध स्थापित किया गया है, चाहे उसकी इच्छा थी या नहीं थी, चाहे उसने सहमति दी या नहीं दी, वो बलात्कार किसी भी सूरत के अंदर नहीं कहलाएगा। तो क्या वो उसके ऊपर कोई अपराध नहीं कर रहे। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, घरेलू हिंसा, कुछ याद आ रहा है आपको, घरेलू हिंसा वाला एक जो हमने पढ़ा था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ा था, उसके अंदर हमने पढ़ा था एक लैंगिक उत्पीड़न नाम से घरेलू हिंसा। तो ये जो ऑफेंस किया जा रहा है वो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंदर लैंगिक उत्पीड़न नाम का जो एक्ट है वो किया जा रहा है, लेकिन बलात्कार किसी सूरत के अंदर नहीं है। तो आप नोट लगा के लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकता है। नोट 18 साल से अधिक उम्र की, चलो लिख देता हूँ, नोट क्या है भाई, 18 साल से अधिक की, 18 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ पति के द्वारा, पत्नी के साथ 18 साल से अधिक आयु की पत्नी के साथ पति के द्वारा शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं होगा। तो ये हमारे पास थी बलात्कार की परिभाषा। बलात्कार की परिभाषा क्या है भाई, पुरुष के द्वारा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना। किन परिस्थितियों के अंदर, ये 5 परिस्थितियां आपको याद रखनी है। इन परिस्थितियों में यदि शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, बलात्कार कहेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है मुझे लगता है 50 मिनट के आसपास की हो गई है।
तो आज मुझे लगता है हम हमारी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बलात्कार की सज़ा के बारे में जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम कल की वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो हमारे लिए यहीं पर ख़त्म होती है। तो आज हमने क्या क्या किए एक बार क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से स्त्री के ऊपर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। 354A लैंगिक उत्पीड़न या लैंगिक यंत्रणा न करना। 3 स्थितियां 4 सिचुएशन बताई थी मैंने। पहली, महिला के साथ शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करना, महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहना, महिला को बलपूर्वक कोई भी अश्लील साहित्य दिखाना। यदि इन तीनों में से कोई भी किया जाता है तो 3 साल तक का आपको रिग्रेस इंप्लीमेंट दिया जा सकता है प्लस जुर्माना आपको दिया जा सकता है। चौथा, यदि आप महिला के ऊपर किसी भी तरह की लैंगिक टिप्पणी करते हो तो भी आपको 354A का अपराधी माना जाएगा और 1 साल तक का जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। दोनों में से किसी भी प्रकार 1 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना आपको लगाया जा सकता है। 354B क्या कहता है? महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, महिला को निर्वस्त्र करना या महिला को निर्वस्त्र करने के लिए दुष्प्रेरित करना। इसमें से कोई भी काम किया जाता है तो आपको 3 साल से 7 साल तक की सजा आपको हो सकती है प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। 354C क्या कहता है? ताक झांक करना या दृश्यकारिता। कोई भी महिला जब अपना प्राइवेट काम कर रही हो, प्राइवेट काम का मतलब कोई भी ऐसा काम कर रही हो जिसमें वो उम्मीद करती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा होगा, उस टाइम यदि आप महिला को देखते हो, फोटो खींचते हो, उसकी उस ऐसी फोटो को ट्रांसफर करते हो, पहली बार ऐसा अपराध करते हो तो 1 से लेकर 3 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना। दूसरी बार करते हो 3 से 7 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना। उसके बाद हमारे देखा 354D पीछा करना। पीछा फिजिकल भी किया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। यदि कोई महिला का पीछा करता है, उससे दोस्ती बनाने का बार बार प्रयास करता है जबकि महिला मना कर चुकी है, उसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, किसी भी तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से, तो 354D का अपराध बनता है। यदि पहली बार आप ये अपराध करते हो 3 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना, दूसरी बार ये अपराध करते हो 5 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है। अपवाद मैंने बताए, यदि राज्य सरकार ने किसी व्यक्ति को अपराध को रोकने के लिए कहा हुआ है कि आप उसका पीछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी कानून के तहत किसी महिला का पीछा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। या किसी विशेष परिस्थिति के अंदर आपके द्वारा पीछा किया गया, लॉजिकल लगता है, युक्तियुक्त लगता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछा किया जा सकता है। और इससे बिल्कुल इनसे मिलता जुलता हमने एक ऑफेंस देखा था 509, जिसमें क्या लिखा था? शब्दों के द्वारा, अंग विक्षेप के द्वारा या किसी विशेष कार्य के द्वारा महिला की लज्जा का अनादर करना 509 कहलाता था। 5 साल तक की सजा प्लस जुर्माना। उसके बाद 375 हमने देखा, बलात्कार की परिभाषा के बारे में हमने देखा। किसी पुरुष के द्वारा महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है और 5 विशेष परिस्थितियों के अंदर महिला की इच्छा के विरुद्ध, महिला की सहमति के विरुद्ध, महिला की सहमति से बनाया जाए, लेकिन सहमति कैसे ली हो? महिला को डरा कर ली हो, पति होने की भ्रम दिला के ली हो तथा नशे की हालत में ली हो, या ऐसी महिला के साथ जो सहमति देने की हालत में नहीं है, या ऐसी महिला के साथ जो 18 वर्ष से कम उम्र की है, आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो बलात्कार कहलाएंगे। और लास्ट में हमने क्या देखा भाई? 18 साल से कम आयु की 18 साल से ज़्यादा आयु की यदि आपकी पत्नी है और उसके साथ यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं हो, सहमति हो या नहीं हो, वो बलात्कार की सिचुएशन में कभी भी नहीं आ सकता। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। हम कल मिलते हैं फिर एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।